औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसे हम रास भी कहते हैं। ये रीनल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपने बड़े ध्यान से समझना है। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये इस सिस्टम के अंदर मेनली तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रास रास जो सिस्टम है इसे एक्टिवेट कौन करता है। रास एक्टिवेट होगा तो ये आगे से अपने फंक्शन करेगा ना। तो ये एक्टिवेट कब होता है? जब हमारा जो बीपी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। बीपी जब हमारा कम हो जाए तो क्या होता है, जो हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, सेंस करते हैं किसे, ब्लड प्रेशर को, ठीक है। हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स सेंस करते हैं। अब मैंने आपको ऊपर लेक्चर्स में पढ़ाया भी है कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो हमारे एफरंट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया था उधर, आपको मैंने बताया था जो हमारी एफरंट होती है उसके ऊपर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जक्स्टा सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। किसे रिलीज़ करते हैं, रेनिन को। रेनिन को रिलीज़ करते हैं किसके अंदर, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो जक्स्टा सेल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं रेनिन को किसके अंदर, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। अब जक्स्टा जो ग्लोमेरुलर सेल्स हैं इन्हें हम बैरो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरो रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को सेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब बीपी लो होने की क्या रीज़न हो सकती है? अगर आपको क्या हो जाए, हेमरेजिंग हो जाए। हेमरेजिंग का भी केस हमने ऊपर स्टडी किया था, यानी आपके अंदर क्या हो जाए, ब्लड का क्या हो जाए, लॉस हो जाए। किसी इंजरी की वजह से आपके में ब्लड लॉस स्टार्ट हो जाए तो भी आपका बीपी क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। ये थी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो NaCl है वो क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। जो उसकी डिलीवरी है वो क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो क्या होता है, जो हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स थे, मैंने आपको पढ़ाया था मैक्यूला डेंसा, मैंने आपको पीछे ये भी पढ़ाया था कि मैक्यूला डेंसा किधर प्रेजेंट होते हैं, हमारी DCT में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं किसे, जब हमारा सोडियम का क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या हो जाते हैं, सेंस कर लेते हैं हमारे मैक्यूला डेंसा सेल्स। अब जब ये सेंस करेंगे तो ये क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। किसे कांटेक्ट करेंगे, हमारे जक्स्टा सेल्स को। जक्स्टा सेल्स को क्यों कांटेक्ट करेंगे, वाई? क्योंकि जो जक्स्टा सेल्स हैं वो क्या करेंगे, रेनिन को रिलीज़ करेंगे। इसलिए जो भी मूवमेंट होगी वो जक्स्टा सेल के थ्रू होगी। तो जक्स्टा क्या करेगा, फर्दर रिलीज कर देगा किससे, रेनिन को। मैं आगे जाकर आपको पढ़ाता हूँ। ये जो हम बात कर रहे हैं कि जक्स्टा सेल कैसे रिलीज करता है रेनिन को, ये हम आगे जाके देखते हैं। ये तो दो केसेस हो गए। थर्ड केस, अगर हमारी जो सिंपैथेटिक टोन है, इसके बारे में भी आप पीछे पढ़ के आए हैं, वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब सिंपैथेटिक क्या होता है, हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी होती है, बॉडी क्या होती है, एक्टिविटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक टोन। इंक्रीज का क्या मतलब है कि जो हमारी बॉडी है वो क्या है, रेडी है किस चीज़ के लिए, फाइट करने के लिए। किसी भी चीज़ के साथ हमारी बॉडी क्या है, रेडी है फाइट करने के लिए, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक टोन। अब क्या होता है, जो हमारे जक्स्टा सेल्स हैं, जो हमारे जक्स्टा सेल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इस सिंपैथेटिक टोन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब सिंपैथेटिक टोन क्या होती है, ये एक हिस्सा होता है हमारा पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का क्या है, एक हिस्सा है सिंपैथेटिक टोन। जब जक्स्टा सेल्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं सिंपैथेटिक टोन के साथ, तो वो क्या हो, अगर इंक्रीज हुआ हो, क्या हुआ हो, इंक्रीज हुआ हो, तो जो हमारे जक्स्टा सेल्स हैं, जक्स्टा सेल्स हैं वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। किसे रिलीज कर देते हैं, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया, हमारी रेनिन को रिलीज कर देते हैं, ठीक हो गया। अब जक्स्टा सेल्स जो होते हैं, जक्स्टा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं रेनिन को। ये चीज़ आपने ऊपर पढ़ा है। अब जो रेनिन होता है वो रिलीज होकर क्या काम करता है, जक्स्टा सेल्स ने तो रिलीज कर दी रेनिन। अब कोई भी चीज़ है वो रिलीज होगी, उसका कोई फंक्शन होगा, इसलिए उसकी क्या हो रही है, रिलीजिंग हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है। तो रेनिन क्या करता है, जो हमारी एंजियोटेंसिन होती है, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजिन, उसे क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। हमारा क्या करता है, रेनिन कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, ठीक है। इसलिए जो जक्स्टा सेल है वो क्या करता है, रिलीज करता है रेनिन को। रेनिन हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। अब एंजियोटेंसिनोजिन प्रेजेंट कहाँ पर होती है, बनती कहाँ पर है, ये हमारे लीवर के अंदर बनती है। और एंजियोटेंसिन 1 कहाँ पर होती है, हमारे लंग्स में। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। अब ये थी दूसरी चीज़। पहली चीज़ कि हमारा रास एक्टिवेट कैसे हुआ, ठीक है। रास सिस्टम हमारा एक्टिवेट कैसे होता है, तो उसको एक्टिवेट करवाने में सबसे मेजर रोल होता है जक्स्टा सेल्स का, क्योंकि वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं रेनिन को। दूसरी चीज़ ये थी कि जब रेनिन रिलीज होता है तो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर,
ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, नहायत इम्पोर्टेंट जिसे आप कह सकते हैं, अब जो एंजियोटेंसिन 1 है वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है। एंजियोटेंसिन 1 बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। अब जब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट करेगी किसके अंदर, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, ठीक है। अब मैंने पीछे आपको बताया रेनिन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसे कन्वर्ट होने में, तो यहाँ पे क्या होगा, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजाइम हेल्प करेगा हमारी किसको, इनएक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिन 1 को किसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, यानी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम फर्दर एंजियोटेंसिन 2 को पढ़ेंगे। अब किसे, एंजियोटेंसिन 2 को हम इसके अब केसेस क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन आपने रास सिस्टम के अंदर ये चीज़ें याद रखनी है कि हमारा रास एक्टिव कैसे हुआ, हमारा जब रास एक्टिव हुआ तो उसके अंदर क्या क्या फंक्शन आया, हमारी रेनिन ने क्या रोल प्ले किया, हमारे एस एंजाइम ने क्या रोल प्ले किया, ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। फिर जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी, एंजियोटेंसिन 2 आ जाएगा, तो हम देखेंगे एंजियोटेंसिन आगे क्या काम करता है। तो हम पढ़ रहे थे हमारी जो बीपी है वो क्या हो जाए, लो हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, प्यास की क्या होती है, शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। तो हमारा जो एंजियोटेंसिन 1 है वो सबसे पहले क्या काम करता है, हमारे हाइपोथैलेमस के पास आता है, हाइपोथैलेमस के पास आता है। हाइपोथैलेमस के पास आके वो क्या करता है, फील करवाता है, किसे फील करवाता है, थर्स्ट को, यानी प्यास को फील करवाता है हमारा एंजियोटेंसिन 1। दूसरा काम एंजियोटेंसिन 2 दूसरा काम एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर इनसाइड एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिस एंजाइम को हम कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये पीछे आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। ADH क्या करता है, रिलीज करता है, किसे रिलीज करेगा, जब ये ADH हमारा रिलीज होगा तो हमारा जो होगा यूरिन का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपने पीछे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को पढ़ा है ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी में तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल सेल है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की थोड़ी सी रिवीजन करवाने लगा ताकि ये जो पॉइंट है वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था जो ADH रिसेप्टर होता है हमारा वो 2 टाइप का होता है, एक V1 होता है और एक V2 होता है। यहाँ पे हमारा V2 रिसेप्टर अटैच होता है जो कि क्या बनाता है, पोर्स बनाता है, जिससे क्या बनती है, हमारी एक्वापोरिन्स प्रोटीन बनती है, जो कि क्या करती है, यूरिन से H2O की क्या करवा देती है, रीअब्जॉर्प्शन करवा देती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो हमारी एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या करता है, BP को इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज करवाता है, वेजल्स की क्या करवा देता है, कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, जिसकी वजह से हमारा BP क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इन सम केसेस ये क्या करता है, रेगुलेट भी करता है, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 केसेस। अब थर्ड केस के अंदर क्या होता है, हमारी जो एंजियोटेंसिन 2 है वो जाती है सुपरा रीनल ग्लैंड के पास। ये भी आपने पीछे सारा पढ़ा हुआ है, सुपरा रीनल ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। मैंने आपको बताया था एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये किधर प्रेजेंट होते हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड जो 3 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, 3 हार्मोन्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है। वो कौन कौन से 3 हार्मोन्स होते हैं, सबसे पहले आता है हमारा कॉर्टिसोल, इसके बारे में हमने आगे जाकर पढ़ना है। दूसरा आता है हमारा एल्डोस्टेरोन, ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया, काफ़ी दफ़ा हमने एल्डो को डिस्कस किया है। तीसरा आ जाता है हमारे एड्रोजन्स, जो कि क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी आप कह सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब हमारा एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, 3 हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाता है। अब यहाँ पे हम एल्डोस्टेरोन को देखते हैं, तो हमारा एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एक्ट करता है किसके ऊपर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स पर, और दूसरा हमारी प्रिंसिपल सेल्स पर, ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स पर। ये आपने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आपने इस चीज़ को पढ़ा भी है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन एक मेन रिसेप्टर था जो कि क्या कर रहा था, एक्ट कर रहा था प्रिंसिपल पर और अल्फा इंटरकलेटेड सेल के अंदर। अब अल्फा इंटरकलेटेड सेल पर वो क्या करवा रहा था, हाइड्रोजन की सिक्रीशन करवा रहा था, किसकी मदद से, हाइड्रोजन एटीपेज की एक्टिविटी जब इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाती है, हमारी हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो जाती है, यानी एटीपीज की वजह से मदद से क्या हो रही थी, हमारी अल्फा इंटरकलेटेड के अंदर हाइड्रोजन की सिक्रीशन है ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। ये था इसका तीसरा केस। अब थोड़ी सी आपकी रिवीजन करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था, एक निमोनिक पढ़ा था, एल्डोस्टेरोन। ए से मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होती है हमारी अब्जॉर्प्शन,
ठीक है। ई से मैंने आपको पढ़ाया था हमारी क्या होती है एक्सक्रीशन, ठीक है, आप एक्सक्रीशन लिख सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी अब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ की होगी, तो सबसे पहले होगी हमारी सोडियम की अब्जॉर्प्शन होगी। अब मैंने बताया जिधर जिधर हमारा सोडियम उधर उधर हमारा वाटर। सिक्रीशन किसकी होगी, हाइड्रोजन की और पोटेशियम की होगी, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमारी हाइड्रोजन की सिक्रीशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, अल्कलोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कलोसिस हो जाएगा। क्यों अल्कलोसिस हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है हमारा वो क्या है, एसिडिक है, जिसकी वजह से क्या हो गई है, अल्कलोसिस हो गई है, ठीक है। ये सारा कुछ आपका रिवाइज हो रहा है। तो ये था हमारा तीसरा केस कि उसने क्या किया, हमारे सुप्रारिनल ग्लैंड पर एक्ट किया, तो क्या होगी, हमें अल्कलोसिस हो गया। अल्कलोसिस की रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इसका फोर्थ केस देखते हैं। एंजियोटेंसिन जो 2 है वो क्या करती है, एक्ट करती है किसके ऊपर, हमारे पीसीटी सेल्स के ऊपर। ये भी आपने नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जब पीसीटी सेल के ऊपर वो एक्ट करेगी तो वहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर मैंने आपको पढ़ाया था, सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर, उसकी क्या करवा देगा, एक्टिविटी को ज़्यादा करवा देगा, ठीक है। ये जो एंजियोटेंसिन 2 होगा उसकी एक्टिविटी को क्या करवा देगा, ज़्यादा करवा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम जो होगा उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी 65% हमारा सोडियम क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब यूरिन के अंदर क्या हो रहा है, यूरिन के अंदर हमारी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और हाइड्रोजन की क्या हो रही है, सिक्रीशन हो रही है, ठीक है। ये सारा कुछ आपने पीसीटी सेल के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा और रिवाइज करवाता हूँ। पीसीटी सेल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, आपने क्या नहीं बोलना, सोडियम, वाटर, बाइकार्बोनेट, इनकी क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। मैंने आपको कहा था कि आपने ये चीज़ें नहीं बोलनी, ठीक हो गया। ये था हमारा फोर्थ केस। अगर एक आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपके पास एक पेशेंट है, उसका क्या हो, फ्लूइड है जो वो क्या हो, कम हो यानी डिक्रीज हुआ हो, क्या हमारा H2O लेवल, ठीक है, ब्लड के अंदर H2O क्या हुआ हो, कम हुआ हो, तो जो हमारा पीसीटी होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। जब भी पानी की कमी होगी पेशेंट के अंदर, पर्सन के अंदर, तो पीसीटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किसकी हेल्प की वजह से, वो क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन करवाएगा। और जब अब्जॉर्प्शन होगी तो क्या होगा, जो हमारा सोडियम और वाटर होगा उस वो क्या होगा, कंजर्व होगा, यानी उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम होगा, ब्लड का जो वॉल्यूम होगा या H2O जिसे आप कह सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि पीसीटी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर। अगर आपका फ्लूइड कम हो जाए, वाटर का लेवल कम हो जाए, तो क्या करेगा हमारा पीसीटी, उसकी मेंटेनेंस कर देगा, उसको मेंटेन कर देगा। कैसे, सोडियम और वाटर की कंजर्वेशन को क्या कर देगा, ज़्यादा कर देगा। फिर पीछे मैंने आपको एक और केस पढ़ाया था कि अगर पर्सन किधर जाए, हाइकिंग पे जाए, यानी हाई अल्टीट्यूड पे जाए, माउंटेन्स वाली साइड पे गया हुआ है पर्सन, तो क्या हो जाता है, वहाँ पर हो जाती है पर्सन को हाइपर वेंटिलेशन। वहाँ पर क्या हो जाती है, हाइपर वेंटिलेशन, यानी आपका बीपी लेवल कम हो जाता है। जब बीपी कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका वाटर भी लो हो जाएगा, ठीक है। अब जब बीपी कम होगा तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारा एल्डो है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जब एल्डो एक्टिव होता है तो पीछे भी आपने पढ़ा था, हाइड्रोजन की क्या कर देता है, सिक्रीशन को तेज कर देता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आपको हाइपर वेंटिलेशन होगी तो पर्सन क्या करेगा, तेज तेज से सांस लेगा, आप उसे कह सकते हैं फास्ट ब्रीथ करेगा, ठीक है, तेज तेज सांस लेगा, जिसकी वजह से वेंटिलेशन होने की वजह से ऑक्सीजन तो नहीं आएगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव होने लग जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, और लो हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, एसिडिक होती है, जिसकी वजह से एसिड जो होता है वो ज़्यादा रिमूव होता है। जब वो क्या करता है, तेज तेज सांस लेता है, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को अल्कलोसिस हो जाएगी। अल्कलोसिस कौन सी, कॉन्ट्रैक्शन अल्कलोसिस, इसके बारे में भी आपने पीछे पढ़ा है। इसके अंदर क्या होता है, H2O की अगर क्या हो जाए, कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो क्या होगी, आपको कॉन्ट्रैक्शन अल्कलोसिस होगी। उसके ये दोनों आपने याद रख लेने हैं। पांचवा केस स्टडी करते हैं एंजियोटेंसिन 2 का। ये सारा आपने पीछे पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं वो कह रहा था आप नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी को ध्यान से पढ़ें। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करती है, आपकी ई फ्रंट के पास आती है, ठीक है, ई फ्रंट के पास आती है। ई फ्रंट मैंने आपको दो बताए थे, ये होती है हमारी एफरंट, ये होती है हमारी ई फ्रंट। सेंटर में क्या होती है, हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन क्या होगा, ई फ्रंट आर्ट्रियोल्स के पास आएगा, ठीक है, और जब वो ई फ्रंट आर्ट्रियोल्स के पास आएगा तो इन्हें क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, इनकी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवा देगा। अब आपको पता है जब कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज होती है तो जो प्लाज्मा का फ्लो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, यानी ब्लड बाहर बहुत कम आएगा क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है। और GFR जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड की फिल्ट्रेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी।
जब GFR ज़्यादा होगी तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास एक पेशेंट आया है, उसका क्या है, बीपी कम हुआ है। ठीक है, यानी उसकी किडनी को क्या मिल रही है, जो सप्लाई है वो कम मिल रही है। तो क्या होगा, जो एंजियोटेंसिन होगी, एंजियोटेंसिन 2 होगी, वो क्या कर देगी, हमारी फिल्ट्रेशन को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का बीपी नॉर्मल हो जाएगा। हम इस सारे के अंदर सिर्फ बीपी की कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं कि एंजियोटेंसिन किस तरह एक्ट करके हमारे बीपी को इंक्रीज कर देता है। तो क्या होगा, लो बीपी होगा तो उसे क्या कर देगा, रेगुलेट कर देगा, यानी हाई कर देगा। ठीक हो गया। अब 6 केसेस का स्टडी करते हैं। ठीक है, ये इसका लास्ट केस होगा। इसमें क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिन, हाँ, जो एंजियोटेंसिन 2 है, एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इन किसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंजियोटेंसिन 2 प्रेजेंट होता है। अगर ये एंजियोटेंसिन 2 क्या हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए। ठीक है, अगर एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट हो जाए तो क्या हो जाती है, हमारी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ऊपर भी आपने ये पढ़ा है कि हमारी जो इफ्रेंट थी उसको एंजियोटेंसिन ने क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। तो वेसल्स के अंदर जब एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट होगा तो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज हो जाएगी, जिसकी वजह से बीपी क्या हो जाएगा, आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो वेसल्स तो क्या होता है, बीपी हाई होता है। अगर वेसल्स क्या हो, डायलेट हो, तो बीपी क्या हो जाता है, नॉर्मल या लो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ऊपर जितना भी पढ़ा है वो सारा आपको एक समरी के अंदर पढ़ाता हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस आपने स्टडी कर लिए हैं आपने, लेकिन ये चीज़ नहीं बोलनी कि जो जक्स्टा है वो क्या करता है, रेनिन रिलीज करता है, और रेनिन आगे से क्या करता है, सेकंड काम क्या करता है, रेनिन कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या था, एंजियोटेंसिन 1 क्या हो जाती है, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बाकी फिर आगे एंजियोटेंसिन 2 के केसेस हमने स्टडी किए हैं। अब समरी करते हैं कि हमने देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। 1 मिनट। आपके पास आया एक पेशेंट आपके क्लिनिक पर, उसकी क्या है, वाटर इनटेक क्या है, कम है, यानी उसका बीपी कम है। अगर वाटर इनटेक कम होगी तो बीपी भी कम होगा। अब बीपी कम है तो क्या होगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या है, वो भी लो है। ठीक है, अब सोडियम की जब रीअब्जॉर्प्शन लो होगी तो उसे कौन डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करेगा हमारे डीसीटी के साथ मक्यूला डेंसा, ऊपर मैंने आपको भी पढ़ाया है। ठीक है, तो जब मक्यूला डेंसा डिटेक्ट कर लेगा तो वो किसके पास जाएगा, इंटरेक्ट करता हुआ हमारे जक्स्टा सेल्स के पास चला जाएगा। जब जक्स्टा सेल्स के पास जाएगा तो मैंने आपको भी पढ़ाया, वो रिलीज करेगा किससे, रेनिन को। और जब हमारा रेनिन रिलीज होता है तो क्या होता है, हमारे एंजियोटेंसिनोजिन जो होती है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। ठीक है, अब इसको कौन कन्वर्ट करवाता है, हमारा रेनिन कन्वर्ट करवाता है। अब एंजियोटेंसिन 1 है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। इसे कौन कन्वर्ट करवाता है, हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, एस आप इसे कह सकते हैं। अब जब एंजियोटेंसिन 2 बन जाएगा तो आगे से जितने भी हमने केस स्टडी की हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देन फर्दर हमारा एंजियोटेंसिन क्या कर देगा, बीपी को नॉर्मल या इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे रेनिन का तो मैंने आपको बता दिया, हम एस को देखते हैं कि एस क्या चीज़ है। ठीक है, एस क्या होती है, हमारी प्रोड्यूस होती है किससे, एंडो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एस है वो प्रोड्यूस होती है हमारे एंडोथीलियल सेल से। एंडोथीलियल सेल्स किसके, हमारे लंग्स के। जो हमारे लंग्स का एंडोथीलियल सेल होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, जो 81 है एंजियोटेंसिन को कौन प्रोड्यूस करते हैं, लंग्स। तो लंग्स के जो एंडोथीलियल सेल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, एस प्रोड्यूस करेंगे। एस आगे से क्या कर देगा, 82 बना देगा। अब एस का तो ये हो गया एक फंक्शन के प्रोड्यूस कैसे होते हैं। एस का एक और फंक्शन है, वो क्या है, ये ब्रेक करता है। किसे ब्रेक करता है, ब्रेडिकाइनिन को। किसे ब्रेक करता है, ब्रेडिकाइनिन को। अब ब्रेडिकाइनिन यहाँ पे न्यू वर्ड है, तो हम ब्रेडिकाइनिन को थोड़ा देखते हैं कि ब्रेडिकाइनिन क्या चीज़ है। ब्रेडिकाइनिन एक हमारी बॉडी के अंदर हेल्पफुल मैसेंजर है, हेल्पफुल मैसेंजर है, जो कि क्या करता है, कॉज करता है स्वेलिंग को, पेन को, और वेजल्स को क्या करता है, वाइडर करता है, डायलेशन में हमारी मदद करता है। तो ये होती है ब्रेडिकाइनिन। अब जब एस करेगा, ब्रेक करेगा ब्रेडिकाइनिन को, तो हमारे पास क्या होंगे, 2 किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। साइड्स इफेक्ट्स आएंगे, किसके साइड्स इफेक्ट आएंगे, एस इनहिबिटर के। ठीक है, अगर हम पेशेंट को क्या दें, एस इनहिबिटर दें, तो एस इनहिबिटर से क्या होएगा, ब्रेडिकाइनिन में ब्रेक डाउन नहीं होगी, जिसकी वजह से 2 किस्म के साइड इफेक्ट आएंगे। वो साइड इफेक्ट क्या होंगे, कफ स्टार्ट हो जाएगी, खांसी स्टार्ट हो जाएगी आपके पेशेंट को। सेकंड क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, यानी अगर थोड़ी सी भी पेन है
तो वो क्या होगी, बहुत शदीद किस्म की फील होगी, ठीक है, यानी लिटिल पेन फील्स यू अलॉट, ठीक है। ये इसके साइड इफेक्ट होंगे किसके, एस इनहिबिटर के। अगर आप यहाँ पे एस इनहिबिटर दे देते हैं, यहाँ पे अगर आप एस इनहिबिटर दे देते हैं तो आपका 82 नहीं बनेगा। तो एस इनहिबिटर किसको प्रिवेंट करेगा, इसकी ब्रेक डाउन को प्रिवेंट कर देगा। और जब ब्रेक डाउन प्रिवेंट होगी तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, उसके साइड इफेक्ट आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये थी हमारी मतलब समरी के क्या क्या हमने पीछे पढ़ा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा ब्रेडिकाइनिन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमें क्या होंगे, एंजियोडीमा का चांस होगा। यानी आपके पेशेंट को क्या हो सकता है, एंजियोडीमा। अगर ब्रेडिकाइनिन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हमें कफ रिफ्लेक्स आएंगे, यानी खांसी शुरू हो जाएगी आपके पेशेंट को। ठीक हो गया, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं एक और केस देखते हैं कि आपके क्लिनिक में क्या है, एक पेशेंट आया जो कि क्या है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है। उससे क्या है, ब्लड प्रेशर का इशू है। ब्लड प्रेशर का वो क्या है, मरीज है, उसे परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। ठीक है, तो क्या होगा उसका, अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसका बीपी हर वक्त क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, तो हमारा जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एंजियोटेंसिन 2 है, यहाँ पे लिखता हूँ, एंजियोटेंसिन 2 है, वो क्या करता है, बीपी को और इंक्रीज करता है। तो अगर हम क्या दे दें, एस इनहिबिटर दे दें, क्या दे दें, एस इनहिबिटर, तो क्या हो जाएगा, जब हम एस इनहिबिटर देंगे तो हमारा 81 से 82 नहीं बनने लगा, यानी हमारा जो एंजियोटेंसिन 2 है वो बनेगा ही नहीं। और जब एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं तो हमारा बीपी इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको भी पढ़ाया एस इनहिबिटर के साइड इफेक्ट, वो क्या होगा, कफ रिफ्लेक्स हो जाएगा। आपके पेशेंट को क्या हो जाएगा, कफ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपके पेशेंट को कफ स्टार्ट हो जाएगी। इस इनहिबिटर से उसकी जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो तो हल हो जाएगा, लेकिन उसको जो कफ स्टार्ट होगी वो एक अलग सी चीज़ बन जाएगी उसके लिए। तो अक्सर क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं, कफ सिरप दे देते हैं, कफ सिरप रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन आपने उसे कफ सिरप रिकमेंड नहीं करना। ये एमसीक्यूज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, उसे कफ सिरप रिकमेंड नहीं करना। आपने उसका ट्रीटमेंट ऐसे करना है कि ना ही उसका हाइपरटेंशन का इशू है, ना ही उसका बीपी इंक्रीज हो, और ना ही उसे कफ रिफ्लेक्स आए। तो आप क्या करेंगे, उसे 82 इनहिबिटर दे देंगे। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 का क्या दे देंगे, इनहिबिटर दे देंगे। अभी तो हमने पीछे एस का इनहिबिटर दिया था जो कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन अगर आप 82 का इनहिबिटर देंगे तो क्या होगा, सबसे पहली चीज़, उसकी हाइपरटेंशन जो हुई थी वो नहीं होगी, उसका बीपी क्या हो जाएगा, नॉर्मल पर आ जाएगा। 82 इंक्रीज का आ रहा था लेकिन उसका बीपी क्या हो गया, नॉर्मल पे आ गया। दूसरी चीज़, जो कफ रिफ्लेक्स आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे, कफ रिफ्लेक्स से खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपने पेशेंट को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब 82 इनहिबिटर का मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन अब ये होते कौन से, तो आपने याद रखना है जिन फार्मूलाज के एंड पे सरतान आएगा, जितनी भी मेडिसिन के एंड में सरतान आएगा वो क्या होंगे, 82 इनहिबिटर्स होंगे। ये फॉर्मूला में आप जाकर डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने ये याद रख लेना कि जिनके एंड में सरतान आएगा वो क्या होंगे, 82 इनहिबिटर होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने बोलनी नहीं है। बुक में देखते हैं कि आपकी बुक ने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। तो भी हमने क्या पढ़ा है, रेनियन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उसमें मैंने आपको बात बताई थी कि आपने 3 चीज़ें याद रखनी है कि रास है जो वो एक्टिव कैसे होता है। तो ये उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि बैरोरिसेप्टर से एक्टिव होगा। बैरोरिसेप्टर क्या है, हमारे जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं। फिर NaCl अगर कम हो जाए तो उसे कौन कह रहा है, मक्यूला डेंसा कवर करेगा। सिंपैथेटिक टोन, ठीक है, हमारी एक्टिविटी को अगर कोई मसला आ जाए बॉडी की एक्टिविटी को, क्या होगा, हमारे जक्स्टा सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है कि आपने ये नहीं बोलना कि हमारा जो जक्स्टा सेल था वो क्या करता है, रेनिन को सिक्रीट करता है। दूसरा काम ये हो गया। अब रेनिन का मैंने आपको बता दिया, एंजियोटेंसिन, और जिनको क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तीसरी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई कि हमारा जो एंजियोटेंसिन 1 है वो एस इनहिबिटर के थ्रू एंजियोटेंसिन 2 बना देता है। ये तीसरी चीज़ थी। ठीक है, फिर ये जितने भी ये लिखे हुए हैं ये एंजियोटेंसिन 2 के क्या हैं, केसेज हैं, ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, हाइपोथैलेमस का पढ़ाया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का बताया, सुप्रारीनल ग्लैंड का बताया आपको। ठीक है, फिर आपको मैंने इसकी एक्टिविटी का बताया, पीसीटी की एक्टिविटी का बताया, इफरेंट की कंस्ट्रिक्शन का बता दिया। ब्लड वेसल्स के अंदर 82 प्रेजेंट होता है, एंजियोटेंसिन 2 प्रेजेंट होता है, जो क्या करवाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन है, कॉज करवा देता है, जिससे आपका बीपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये मैंने अपनी बुक के ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है, अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो एंजियोटेंसिन 1 है वो क्या है, इनएक्टिव है, और 82 क्या है, हमारी एक्टिव फॉर्म है। जी, आप देख भी सकते हैं कि जो एंजियोटेंसिनोजिन है वो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, लिवर के अंदर, और एंजियोटेंसिनोजिन क्या कर रहा है, एस के थ्रू 82 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, लंग्स के अंदर। ठीक हो गया। अब
ये जो टेबल बनाया हुआ उन्होंने थ्योरी लिखी है वो हम पढ़ते हैं। जो मैंने चीज़ें मार्क की हुई हैं आप भी अपनी बुक में ये चीज़ें मार्क कर लें, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले क्या है, रेनिन है। ठीक है, आपने याद रखना है रेनिन को सिक्रीट कौन करता है, हमारे जुक्ताग्लोमेरुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं। कब सिक्रीट करते हैं, जब हमारी रीनल परफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, हमारा बीपी कम हो जाता है। ठीक है, उन्हें डिटेक्ट कौन करता है, हमारे एफरेंट आर्टियोल डिटेक्ट करते हैं। कैसे एफरेंट आर्टियोल डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जे जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जुक्ताग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि बीटा वन इफेक्ट एंड डिक्रीजिंग ऑफ NaCl, बीटा वन के उधर हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आपकी सोडियम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या करेंगे, हमारे मैक्यूला डेंसा डिटेक्ट कर लेंगे। ये आप MCQs है। ठीक है, ये चीज़ें आपने अपनी बुक में हाईलाइट कर लेनी है। दूसरा मैंने एस के बारे में पढ़ाया आपको, वो क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं 81 को 82 के अंदर। लोकेटेड होते हैं मैनी टिश्यूज़ के अंदर, एक्सटेंसिवली प्रेजेंट होते हैं लंग्स, एंडोथीलियम बनाती है इस। ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं, ये लिखा हुआ एंडोथीलियल सेल्स इन द लंग्स, ये आपने इस तरह कर लेना हाईलाइट। 82 के बारे में पढ़ाया है, एंजियोटेंसिन 2 के बारे में पढ़ाया है। वो क्या मेंटेन करता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। मैंने आपको बताया या तो वो इंक्रीज़ कर देगा या उसे रेगुलेट कर देगा। अफेक्ट्स बैरो रिसेप्टर फंक्शन, बैरो रिसेप्टर फंक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी कैरोटाइड आर्टरी आप CVS में पढ़ेंगे और एयोटिक आर्क है, कैरोटाइड आर्क और एयोटिक आर्क के अंदर क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्स करेगा, तो हमें क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। लेकिन अगर 81 क्या कर दे इसको, हाँ 81 क्या कर दे, बैरो रिसेप्टर के फंक्शन को क्या कर दे, लिमिट में ले आए, उससे उसके रिफ्लेक्स को रोक दे, तो क्या होगा, हम ब्रेडिकार्डिया से बच सकते हैं। ठीक है, हमारा जो रास है वो क्या कर लेगा, क्योर कर लेगा हमें, किससे, ब्रेडिकार्डिया से। ठीक हो गया। अब ANP और BNP एक न्यू चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, पीछे आपने नहीं पढ़ी, आपने एक और चीज़ यहाँ पे देखनी है। जो ये तीनों चीज़ें हैं ये सपोर्ट करती हैं हमारे रास सिस्टम को, लेकिन जो ANP और BNP है वो रास सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि वो क्या उसके मुखालिफ चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिलीज होती है ये आर्ट्रिया से और वेंट्रिकल से BNP रिलीज होती है। ये मैं आपको नोट्स से पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप एक दफ़ा नोट्स में देखें, फिर आके हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने भी ANP और BNP के बारे में पढ़ा है। ANP और BNP होते क्या हैं। ठीक है, ANP होती है हमारी आर्ट्रियल आर्ट्रियल नेट्रियोट्रिक्स पेप्टाइड। ठीक है, और BNP क्या चीज़ है, BNP होती है हमारी ब्रेन या आप नर्वस सिस्टम के अंदर भी जाके दफ़ा से स्टडी करेंगे। अगर आप यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आगे जाके आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ब्रेन नेट्रियोटिक्स पेप्टाइड। ठीक है, अब होता क्या है, जब आपका BP इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ होता है, तो ये मैं हार्ट बनाता हूँ। ठीक है, उसके ये क्या है, 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, ऊपर वाले क्या है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल्स हैं हमारे। ठीक हो गया। अब होता क्या है, जब हमारा BP इंक्रीज़ होता है तो वो क्या होता है, अगर राइट एट्रियम में आएगा तो वो ANP जो होगा राइट एट्रियम में, बेसिकली जो हमारी राइट एट्रियम है, जो एट्रियम्स हमारे वो क्या करते हैं, ANP प्रोड्यूस करते हैं। तो ANP क्या करेगा, स्ट्रेच्ड कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, स्ट्रेच्ड कर देगा, यानी डायलेट करवा देगा, किसी का ये भी कह सकते हैं। अगर वही प्रेशर जो होगा ब्लड का वो इसमें आए, वेंट्रिकल्स में आए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग हो जाएगी, यानी डायलेशन हो जाएगी। अब मैंने आपको एक बात पीछे बताई थी, जो ANP और BNP है वो रास सिस्टम के क्या है, ख़िलाफ़ है। वो ख़िलाफ़ क्यों है, क्योंकि ये ANP और BNP क्या है, इनहिबिटर है। सॉरी, हाँ ये क्या है, इनहिबिटर है किसके, रास सिस्टम के। रास सिस्टम के अंदर आपने देखा है जो एंजियोटेंसिन 2 है, 82 है, वो क्या कर रही है, BP को इंक्रीज़ कर रही है या कर रही है, रेगुलेट करने में हेल्प कर रही है। तो क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, डायरेक्टली इनकी वॉल्स को डायलेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो होगा प्लाज्मा फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, जो BP होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद है चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एक तो मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाता हूँ आपको और क्लियर हो जाए। BP क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, रिलीज़ होकर किसके अंदर गया, हार्ट के अंदर गया। हार्ट में क्या हुआ, ANP और BNP ने क्या किया, स्ट्रेचिंग की, किनकी, आर्टरिया और वेंट्रिकल्स की। ठीक है, जब स्ट्रेचिंग हुई तो क्या हुआ, हमारे जो थे वस्कुलर स्मूथ मसल थे जो हमारे, और जो हमारी एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ने लगे हैं, साइक्लिक GMP। ये आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से, साइक्लिक GMP। ठीक है, वो क्या करेंगे, रिलैक्स कर देंगे, क्या करेंगे, रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, अगर आप ये देखें, ये क्या है, ब्लड वेजल्स है। ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेजल्स, के अंदर क्या है, एंडोथीलियल सेल्स हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब जब ये रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, वेजल्स है जो वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। ठीक है, यानी डायलेशन हो जाएगी, और जब डायलेशन होगी तो आपको क्या पता है, आपको पता है GFR हमारी ज़्यादा हो जाती है। अब GFR अगर ज़्यादा होगी तो हमारी रेनिन जो होगी वो कम हो जाएगी। जब रेनिन कम होगी तो हमारा BP जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये चीज़ थी ANP और BNP। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखनी है, जो सॉरी अगर क्या हो, आपकी रेनिन इंक्रीज हो
तो क्या होगी, आपकी GFR कम होगी। अगर आपकी रेनिन कम हो तो आपकी GFR क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं आप इन दोनों को। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं किडनी के अंदर क्या हुआ, प्लाज्मा का फ्लो या ब्लड का फ्लो इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से GFR इंक्रीज होगी, इन शॉर्ट। ठीक हो गया। अब जब GFR इंक्रीज होती है तो सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक हो गया। अब ANP और BNP के नीचे एक और टर्म लिखी हुई थी ADH, ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया। ADH क्या होता है, इसका फंक्शन देख लेते हैं हम। फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, सीरम ओस्मोलैलिटी, ओस्मोलैलिटी के ऊपर एक पूरा लेक्चर है, मैंने आपको ऊपर दिया होगा। ठीक है, उससे क्या करता है, ये मेंटेन करता है। अब ऊपर जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, ठीक है, ये रिस्पॉन्ड करता है, किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, लो ब्लड वॉल्यूम के। लो ब्लड वॉल्यूम पे क्या करता है, अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। यानी एक और समरी हम देखते हैं, अगर आपका BP लो हो तो क्या होगा, वाट पानी की कमी हो जाएगी। पानी की जब कमी होगी तो BP लो होने की वजह से आपका रेनिन एक्टिव होगा। रेनिन क्या करेगा, रास सिस्टम को एक्टिव कर देगा। रास सिस्टम जब एक्टिव होगा तो क्या होगा, सबसे पहले वो क्या कर रहा था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा था। कौन, आपका 82। 82 जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा था तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पॉइंट आपको क्लियर करने लगा हूँ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, रिलीज करती है किसे, ADH को। और ADH जब रिलीज होता है तो वो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है। रीअब्जॉर्प्शन किसकी, वाटर की। जब रीअब्जॉर्प्शन वाटर की ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, BP आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने आपको पढ़ाया था UT1 रिसेप्टर, मैंने आपको कहा था ये आगे जाके हम दोबारा पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ाया था, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर मैंने आपको UT1 रिसेप्टर पढ़ाया था। ठीक है। अब ADH क्या करता है, ADH क्या करता है, एक्ट करता है, सॉरी, ADH एक्ट करता है हमारे UT1 रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, ये हमने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर पढ़ा, जहाँ पे हमने V2 की एक्वा पोरिंस को पढ़ा था, वहाँ पे हमने UT1 रिसेप्टर पढ़ा था। अब ये UT1 रिसेप्टर करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये एक मिनट, हाँ, UT1 रिसेप्टर क्या करता है, यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। किसके अंदर से, हमारी यूरिन के अंदर से। अब यूरिया और यूरिन अलग चीज़ है, कैसे है कि जो यूरिया है वो क्या करती, प्रोड्यूस होती है हमारे लीवर से। लीवर से प्रोड्यूस होती है और वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, हमारी प्रोटीन का। यानी जब हमारी प्रोटीन क्या होगी, ब्रेक डाउन करेगी तो क्या होगा, हमारा यूरिया प्रोड्यूस होगा। यूरिया क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब यूरिया प्रोड्यूस होगा किधर, सिक्रीट करेगा, हमारी यूरिन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है कि ADH क्या करता है, एक्ट करता है UT1 रिसेप्टर के ऊपर। UT1 रिसेप्टर क्या करवा देते हैं, यूरिया की रिअब्जॉर्प्शन करवा देते हैं, किसके अंदर, यूरिन के अंदर। ठीक हो गया। अब हम बुक पर देखते हैं ANP को और BNP को, वहाँ से दफ़ा स्टडी करते हैं। हाँ जी, तो हम क्या कर रहे थे, ANP और BNP को स्टडी कर रहे थे। अब उम्मीद है ये चीज़ आपकी क्लियर होगी होगी, आर्टरी और वेंट्रिकल्स कैसे रिलेट करती हैं ANP और BNP के साथ। ठीक है, क्या होगा, जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगी, ANP क्या करेगी, प्रोड्यूस होगी, जो क्या करेगी, इनहिबिट करेगी किसे, रास सिस्टम को। तो जब ये रास सिस्टम इनहिबिट होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे जो वस्कुलर मसल्स हैं वो क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। CGMP मैंने आपको पीछे पढ़ाया, जिसकी वजह से हमारी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। फिल्ट्रेशन कैसे ज़्यादा होगी, डायलेट्स करेंगे हमारी एफरेंट्स, और हमारी ये नाइट्रोलिसिस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब ADH के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, क्या करता है, रेगुलेट करता है सीरम ऑस्मोलाइसिस को। ठीक है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि रिमूवल ऑफ सोडियम किसका ज़्यादा हो जाता है, यूरिन के अंदर। ये क्या है, प्रोमोट नाइट्रोयूरियासिस। ठीक हो गया। अब ADH क्या कर रहा है, सीरम ऑस्मोलैरिटी को प्रमोट कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है किसके, लो ब्लड के वॉल्यूम को। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि रीअब्जॉर्प्शन होती है किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, वाटर की। अगर BP लो हो जाए, मैंने आपको कैसे भी स्टडी करवाया, अगर वाटर लो हो जाए तो रीअब्जॉर्प्शन करवा के कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हमारा वाटर नॉर्मल कंडीशन पर आ जाता है। ठीक हो गया। फिर एल्डोस्टेरोन के बारे में आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ECF को और हमारे सोडियम को। रिलीज़ कब होता है, जब हमें क्या होती है, हमें हाइपो वॉल्मिक स्टेट आती है, यानी जब हमारा BP लो हो जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये क्या है, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्या आती है, हमें हाइपो वॉल्मिक स्टेट आती है तो क्या रिलीज़ होता है, हमारा एल्डो रिलीज़ हो जाता है। अब जब वो रिलीज़ होता है तो दो चीज़ें करवाता था, एक हाइड्रोजन की सिक्रीशन करवाता था और एक पोटेशियम की। जब पोटेशियम की सिक्रीशन होगी तो क्या कहेंगे, हाइपरकलीमिया, और हाइड्रोजन की वजह से क्या हो जाता है, आपको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाती है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। एक और चीज़ मैंने आपको पढ़ानी थी, जैसे ही हमारा 82 ने आके इनके ऊपर एक्ट किया तो ये इनकी डिटेल लिखी हुई, आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया कि ADH के अंदर हमारे प्रिंसिपल सेल पे होता है और उसके अंदर ये सारा कुछ होता है। एल्डोस्टेरोन अल्फा इंटरक्लेटेड पे रिएक्ट करता है, ATPase की एक्टिविटी को इंक्रीज करके हाइड्रोजन की सिक्रीशन करवा देता है। PCT सेल के अंदर इसकी इंक्रीज होती है ट्रांसपोर्ट की, और क्या हो जाती है, हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप भी मेरी तरह अपनी बुक के ऊपर इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है।